हेलो थार क्लासेज तथा भूगोल की मैराथन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा टॉपिक भूकंप एंड ज्वालामुखी। अभी भूकंप एंड ज्वालामुखी हमारा इधर ले आने का मतलब क्या है, आप लोगों को याद दिला देना चाहूंगा कि हमारा पहले वाला वीडियो है वो क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लिया, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों का भी अध्ययन कर लिया कि किस प्रकार से हमने आंतरिक संरचना के बारे में हमारे भूगोलवेताओं ने कैसे पता किया या एक कुछ साक्ष्यों के आधार पर कल्पना की है कि इस प्रकार का आंतरिक संरचना होगी, यानी पृथ्वी के अंदर की संरचना इस प्रकार की होगी। पृथ्वी का परिधि का पता तो वर्तमान में तकनीकी के जमाने में पता करना बहुत आसान है। लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास है क्या है इसकी परिधि है। तो परिधि जब पता चल गया तो परिधि के साथ फिर क्या त्रिज्या का पता चलाना बहुत आसान है। जब परिधि का पता चल गया तो 2πr वाला जो मैथमेटिक्स वाला जो फॉर्मूला इसको इस्तेमाल कीजिए और त्रिज्या का पता किया। तो त्रिज्या कितनी थी? 6,370 किलोमीटर। कितनी? 6,370 किलोमीटर। जवान देख, भारत की यदि लंबाई चौड़ाई देखेंगे ना तो उससे तो पता नहीं कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 6,370 किलोमीटर बहुत होती है। इसका मतलब ये बहुत गहरा है, इसका केंद्र बिंदु बहुत गहरा है। किसी के बस की बात नहीं है इसको प्राप्त करना, पता करना कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इस धरती के अंदर क्या छुपा हुआ है। लेकिन जब इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है तो क्या वो शांत क्यों नहीं बैठा? वो आराम से शांत रहना चाहिए ना, उसको किसी भी प्रकार के हलचल नहीं करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस धरती के ऊपर जितने भी निर्जीव और सजीव जो गतिविधियां, प्रत्येक वस्तु गति करती है। ये तो सिद्धांत पता ही है, प्रत्येक वस्तु क्या गति करती है। जब सतह पे सारी की सारी वस्तुएं, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, सब गति करती है, तो आंतरिक भागों में पाए जाने वाली चीजें या अवस्था, किस पदार्थ की अवस्था मान लो या पदार्थ मान लो, निश्चित रूप से गति करेगा। तो गति करेगा तो वो क्या ऐसे थोड़ा सा हिलेगा, हिलते ही सब कुछ हिला देगा, सब कुछ निकाल देगा। इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी किसी भी प्रकार की हलचलें होती होंगी ना, बिल्कुल होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी हलचलें होती हैं और पृथ्वी के बाहरी भागों में भी हलचलें होती हैं। आंतरिक भागों में वैसे हम हमारी ज्योग्राफी या भूगोल की भाषा में बोले अंतर्जात बोल सकते हैं, जो अंदर उत्पन्न होते हैं, जो अंदर आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से या अंदर किसी भी प्रकार की जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनके मध्य कारण कुछ न कुछ हलचलें जरूर पैदा होती होंगी, निश्चित रूप से होती है। और बाहर जो होती है उनको क्या बोलेंगे? बहिर्जात बल। उनको बहिर्जात बल बोल दे, उसको आंतरिक बल बोल दे। आखिरकार कहीं न कहीं से इस धरती के ऊपर कोई न कोई प्रकार का बल लगता है और उस बल के कारण इसके अंदर कंपन पैदा होता है। वो तो होता है भूकंप, और उसके अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकलता है। बोलते हैं कि अंदर एक लावा टाइप का रहता है, एक द्रवित पदार्थ है, वो बुरी तरह से अंदर हलचल मचाता है और वो किसी न किसी रूप से कोई न कोई ऐसा स्थान जहां की बाहर निकलता है। वो तो दुर्बल पक्ष होगा ना, जहां से वो लावा बाहर निकलेगा वो किसी न किसी प्रकार से उसकी जो पपड़ी है या पृथ्वी की मोटाई है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो दुर्बल मिलेगी। वहीं से तो जब वो दबाव लगाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तोड़ देगा, फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी। अब भूकंप और ज्वालामुखी को समझने से पहले हमको ये जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड करता है। यदि आंतरिक बल यानी अंतर्जात बलों से यदि भूकंप और ज्वालामुखी आ रही है तो निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों भूगोलवेताओं के आधार पर इसका कारण प्लेट विवर्तन की सिद्धांत होगा। क्या होगा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत होगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम थोड़ा सा इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं और कुछ शब्दावलियां और है ज्योग्राफी के अंदर, इनका यदि हम अध्ययन कर लेंगे तो ज्वालामुखी और भूकंप हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखो सबसे पहले कुछ शब्दावलियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले कि हमने कल पढ़ा था कि प्लेट होती है। क्या होता है प्लेट? 7 बड़ी प्लेटों का अध्ययन किया था और 6 छोटी प्लेटों का अध्ययन किया था कल,
बिल्कुल किया था पीछे वाला वीडियो के अंदर, ये मैंने किया था और उसको आप पीछे वाला वीडियो को दोबारा बार बार देख के उनको पता कर सकते हो कि कहां पे हमारा ये प्लेट शब्द जो है, ये प्लेट क्यों शब्द किसने दिया था, इसके बारे में पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि प्लेट शब्द किसने दिया था। प्लेट शब्द है ना, वो सबसे पहले 1955 में ट्यूजो विल्सन, किसने, ट्यूजो विल्सन एक भूगोलवेता है, ठीक है। कौन है, ट्यूजो विल्सन एक भूगोलवेता है। और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी 7 मेजर प्लेट और 6 छोटी प्लेटें हैं, उनको प्लेट नाम दिया था। क्या दिया था, प्लेट, उनको प्लेट बोला था। कितनी प्लेट है, 7 प्रमुख प्लेट, प्रमुख प्लस 6 है या अन्य छोटी प्लेट मान लो, अन्य प्लेटें, इनको इसमें विभाजित कर दिया 6 और 7 में, कि 7 बड़ी प्लेट है जो कि हमने पहले अध्ययन किया था और 6 छोटी प्लेटों का भी हमने अध्ययन किया था। इसका शब्द, ये शब्द देने का श्रेय ट्यूजो विल्सन को जाता है। इसने कब दिया था, 1955 में दिया था। अच्छा, 1955 में ट्यूजो विल्सन ने दे दिया, तो ट्यूजो विल्सन बोला कि यार मैं तो अकेला, तो कुछ अभी अकेलापन फील कर रहा हूं, मैं कुछ आगे भी सिद्धांत देना चाहता हूं। बोला क्या, बोला मैं एक प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दूंगा। तो दो ना, दे दो। बोला नहीं, मैं अकेला ये सफर पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी और हमको भ्रमण भी करना पड़ेगा, जगह जगह जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो साथ में फिर किसको लिया, साथ में लिया मॉर्गन रीड को। किसको, प्लेट विवर्तनी की, प्लेट विवर्तनी जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, एक तो ट्यूजो महोदय थे, ट्यूजो विल्सन, और दूसरा मॉर्गन रीड। ये 2 भूगोलवेता है जिन्होंने मिलकर के प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कब दिया था, 1967 में। कब, 1967 में इन्होंने ये प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिया। अभी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत क्या है, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत क्या है और कुछ संक्षेप में हमने पिछले वाला वीडियो के अंदर किया हुआ है, वो आप जाके ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसके बाद प्लेट का नाम दे दिया, प्लेट क्या होती है, और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत दे दिया ट्यूजो विल्सन और मॉर्गन रीड ने 1967 में। उसके बाद अभी प्लेट कितनी प्रकार की होती है, वैसे तो हमने प्लेट तो देख लिया कि प्लेट कितनी है, यानी पूरे पृथ्वी के ऊपर कितनी प्लेट हैं, वो तो 7 और 6 हैं, लेकिन प्लेटों के प्रकार कितने हैं, प्लेटों के प्रकार। अब प्लेटों के प्रकार यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि प्लेट किस तरह के, यानी इनको एक जैसी प्लेटों को एक श्रेणी में रखा गया। तो वैसे देखा जाए तो इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से हैं, अब प्लेट आप अपना दिमाग लगाइए कि प्लेट कहां पे अवस्थित है। प्लेट अवस्थित है एक तो पानी के नीचे और एक महाद्वीपों पे। कहां पे, एक तो महाद्वीपों पे है, जैसे एशिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार महाद्वीप है ना, स्थल खंड जिनकी बात कर रहे हैं। एक तो महाद्वीपीय प्लेट, कौन सी, नंबर 1 पे देखो, महाद्वीपीय प्लेट। अब महाद्वीपीय प्लेट के अंदर सभी प्लेटें आ जाएंगी। महाद्वीप जहां जहां महाद्वीप है, वो सारे महाद्वीप जहां जहां अवस्थित है, वो सारे के सारे महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत इनका काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे वाला जो प्लेट है वो है महासागरीय प्लेट। कौन सी है, महासागरीय प्लेट है। 2 नंबर जो प्लेट है वो है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट कौन सी है, जो महासागरों के नीचे पाई जाती है। कौन सी, जो महासागरों के नीचे पाई जाती है उसको महासागरीय प्लेट बोलते हैं। जैसे सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट कौन सी है पता है, सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। एक एकल हमने पढ़ा था, प्रशांत महासागरीय प्लेट बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी, पूरा प्रशांत महासागर उसके ऊपर टिका हुआ है। पूरा प्रशांत महासागर का जो बोला जाए कि
जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के इस वाले बीच वाले हिस्से के अंदर जो अवस्थित है ना प्रशांत महासागर, वो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर की जो प्लेट है ये सबसे बड़ी प्लेट है। इसके बाद बताओ और कौन कौन सी प्लेट हो सकती है, और कौन कौन सी प्लेट ये हो सकती है। कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो कि अपने ऊपर अपने ऊपर महाद्वीपों को भी रखती है और महासागरों को भी रखती है। हमने क्या देखा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट देखा था ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट देखा था। उसके बीच में यदि इंडो गोंडवाना लैंड है, हमारा भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, उसके बाद न्यूजीलैंड का हिस्सा, तीनों को मिलाएंगे तो तीनों आपस में मिले तो नहीं है। बीच में क्या है, बहुत बड़ा सागर है जिसको महासागर, हिंद महासागर बोलते हैं, वो भी है। तो फिर क्या, महाद्वीप भी आ गया और महासागर भी आ गया, तो इनको मिक्स दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाओ क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। क्या, महाद्वीप महासागरीय प्लेट बोल दो इसको, महाद्वीप महासागरीय प्लेट। ये महाद्वीप और महासागरीय प्लेट होगी। ये तीन प्रकार की प्लेटों का अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसमें देखो कि कौन सी प्लेट कैसी होगी, उनका घनत्व, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि महाद्वीपीय प्लेट क्या और महासागरीय प्लेट कहाँ है। देखो महासागरीय प्लेट तो महासागरों के नीचे है, वही महाद्वीपीय प्लेट कहाँ है, महासागरों के ऊपर है। अब देखो जो हल्की चीज होती है ना, यदि हम उसको पानी के अंदर डाल देते, किसी भी पानी के बकेट भर लो पानी का, और दो चीजें दोनों का जिसका डेंसिटी यानी घनत्व कम ज्यादा है उसको पानी के अंदर डालोगे तो कब क्या पता चलेगा कि जिसका डेंसिटी कम है ना, जो हल्का है ना वो पानी के ऊपर तैरेगा, और जो थोड़ा सा भारी है वो पानी में डूब जाएगा, नीचे पेंडे में चला जाएगा। जब पृथ्वी का जब द्रव्य अवस्था से पृथ्वी जब सिकुड़ रही थी यानी ठंडी हो रही थी ना, तब भारी पदार्थ अंदर चले गए थे और हल्के पदार्थ ऊपर आ गए थे। अब हल्के पदार्थ ऊपर आ गए थे तो उसमें भी हल्के और भारी होंगे, ऊपर वाले सतह के ऊपर भी हल्के और भारी होंगे, और जो पदार्थ बहुत ज्यादा हल्के थे वो और ऊपर आ गए, जो कि महाद्वीपों में कन्वर्ट हो गए थे, महाद्वीप बन गए थे, और जो भारी थे वो नीचे रह गए थे, गर्त बन गए थे। क्या बन गए थे, गर्त बन गए थे, और जो हल्के थे वो ऊपर पहाड़ों के रूप में ऊपर आ गए थे। अब गर्त बन चुके हैं, पहाड़ भी बन चुके हैं, तो फिर क्या, अभी गर्तों के अंदर पानी भरना है। अब पानी भरा तो पानी का लेवल पृथ्वी पे पूरा बराबर हो गया, ठीक। अब उसके बाद पहाड़ तो ऊपर रह गए, यानी स्थल खंड तो ऊपर रह गया और पानी नीचे रह गया, और पानी के नीचे जो प्लेट थी वो पहले ही पता था कि वो तो ऊपर वाले से भारी थी, वो नीचे आ गई। इसलिए मैं बताना देना चाहूंगा कि महाद्वीपीय प्लेट है ना, ये सबसे हल्की होती है, सबसे हल्की प्लेट होती है, इनका जो घनत्व है बहुत कम होता है। महासागरीय प्लेट होती है वो सबसे भारी प्लेट होती है, भारी प्लेटें होती हैं, ठीक है। अब महाद्वीपीय महासागरीय मध्यम प्रकार, जहां पे ज्यादा हल्की होगी वो ऊपर आ जाएगा, वो हिस्सा तो द्वीप बन जाएगा, और ज्यादा थोड़ी सी उनसे भारी होगी वो नीचे धंस जाएगा, गर्त बन जाएगा, और कालांतर में उसमें पानी भर जाएगा तो महासागर बन जाएगा या छोटा सागर बन जाएगा। तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें दोनों प्रकार के गुण होल्ड करती है, उनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इनका अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं। अब हम अध्ययन तीन प्रकार की प्लेटों का हम यहाँ पे अध्ययन कर लिया, उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर, कल हमने पढ़ा था कि दुर्बलता मंडल के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रही है, ठीक, और अपनी एक दिशा में ये प्रवाहितमान है, ये एक दिशा में चल रही है, अभी भी उनका मूवमेंट जारी है, ठीक। तो जारी है तो क्या दुर्बलता मंडल के ऊपर आपस में टकराएगी? नहीं, क्या बिल्कुल टकराएगी, आपस में टकराएगी, और हो सकता है दो पास से भी निकल जाए, हो सकता है दो आपस में सामने सामने टकराएगी, या हो सकता है अपने स्थान से दूर भी विपरीत दिशा में चली जाएगी, तो बीच में जगह भी बन जाएगी। तीन प्रकार के मूवमेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इन प्लेटों की गति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन प्लेटों की गति कितने प्रकार की, ये प्लेटें हैं। पता चल गया कि इन प्लेटों का मूवमेंट अभी भी जारी है, लेकिन किस दिशा में जारी है, यदि जारी है तो उसका परिणाम क्या निकलने वाला है, वो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अभी मैं दो प्लेट बनाता हूं, एक महासागरीय प्लेट बनाता हूं और एक बनाता हूं महाद्वीपीय प्लेट, ठीक। एक महासागरीय प्लेट, पहले मैं आपको पृथ्वी का
पृथ्वी की आकृति बना देता हूं। कौन सा? अंदर वाला हिस्सा की बनाऊंगा पहले। ये अंदर वाला हिस्सा दुर्बलता मंडल के बाद वाला हिस्सा है ये, और ये वाला जो हिस्सा है ये दुर्बलता मंडल है। कौन सा है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, ये दुर्बलता मंडल है। और ये अंदर वाला जो देखा जाए तो फिर इसके अंदर मेंटल भी थोड़ा बहुत आ जाएगा हिस्सा, और उसके अंदर कोर भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे वो इस वाले हिस्से का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जो कि भूप्रपट्टी के नाम से जाना जाता है। भूप्रपट्टी 100 किलोमीटर चौड़ी है, मोटी है, 100 किलोमीटर मोटी है, और इस दुर्बलता मंडल के ऊपर क्या कर रही है? तैर रही है। दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है, लेकिन इनका पता नहीं ये मूवमेंट कहां पे कर रही है। इसका हमको अभी आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये मूवमेंट किस प्रकार का कर रही है। यदि ये मूवमेंट कर रही है तो फिर किस प्रकार की गतिविधियां उत्पन्न होती है, कौन कौन सी हलचलें पैदा होती हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बनाता हूं स्थल मंडल। ये पहाड़ी मैंने बना दिया, और ये लेकर, और ये बना दिया मैंने जलमंडल या महासागर बना दिया, और फिर ऊपर मैंने ये और लेके चला गया, पहाड़ी एरिया स्थल मंडल आ गया, और फिर ये जलमंडल आ गया, इस प्रकार से करके, और ये फिर जलमंडल आ गया, ऐसे करके मैंने बना दिया। यानी ये पृथ्वी का बाहरी सतह है। क्या है ये? पृथ्वी का बाहरी सतह है। अब इसको सब को मैं कुछ जगह पानी डालूंगा, यानी महासागर बनाऊंगा। ये महासागर है। क्या है? ये महासागर है, और ये पहाड़ है, और मैं ये भी महासागर मानता हूं कि ये भी महासागर है। प्रशांत महासागर हो, या हिंद महासागर हो, या अरब सागर हो, या बंगाली खाड़ी, जो भी है वो सारे के सारे ये महासागर है। अपना लेवल मेंटेन करके रखा है इन्होंने। अभी क्या है, हम प्लेटों को निर्धारित करेंगे। अब मैं इसको मानूं, ये वाली प्लेट है जो कि स्थलखंड है, ये वाली प्लेट है महासागरी महाद्वीपीय प्लेट होगा। बिल्कुल, ये क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट। ये है महाद्वीपीय प्लेट, और आगे वाली ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी? ये वाली तो महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी है महाद्वीपीय प्लेट। ये वही प्लेट है जो कल हमने अध्ययन किया था, मेजर प्लेटों का अध्ययन किया था। ये भी है महाद्वीपीय प्लेट। अब इसके अंदर मैंने रफ प्लेट, रफ ये जो पृथ्वी का नक्शा बनाया, एक मॉडल बनाया, ग्लोब बनाया है, वो एक रफ बनाया है। अब ये प्लेट कौन सी भी हो सकती है, चाहे आप यूरेशियन प्लेट मान लो, चाहे ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट मान लो, चाहे दक्षिण अमेरिकन प्लेट मान लो, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेट मान लो, प्लेट कोई सी भी मान लो। लेकिन यहाँ पे हम 3 प्रकार की जो प्लेटों का अध्ययन कर रहे हैं, वो प्लेट कोई भी हो सकती है। उसको हम फिर उसमें नक्शे के अंदर जो कलवाड़ा पड़ा था उसके अंदर मैच कर देंगे। और दूसरी फिर ये कौन सी है? ये महासागरीय प्लेट होगी, महासागरीय प्लेट। ये महासागरीय प्लेट है, ये भी महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट। अब महासागरीय द्वीपीय, महाद्वीपीय, महासागरीय प्लेट है। इनके कहीं दोनों के बीच का कोई छोटा मोटा महासागर बीच में आ जाएंगे, उनको काउंट कर लेंगे। उनका अध्ययन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे जो सागर है ना, उन सागर और उनके आसपास जो द्वीप है, और फिर उन पूरी को मिला करके एक प्लेट बना दी जाती है। तो महाद्वीपीय, महासागरीय प्लेट है। मुख्य रूप से ये 2 प्लेटों का हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। अब मैं बता देना चाहूंगा कि ये मूवमेंट दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। तो ये वाला भी एक महाद्वीपीय प्लेट है, ये वाला, और ये वाला भी है। और ये वाला जो है, ये हिस्सा है, ये कौन सा है? महासागरीय प्लेट है, नीचे पानी के नीचे है। अब मैं ये बता देना चाहता हूं कि महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है? हल्की होती है। तो क्या महासागरीय प्लेट सामने आएगी तो क्या होगा? महासागरीय प्लेट के सामने यदि ऐसे टक्कर होगी तो महासागरीय प्लेट तो भारी है, वो नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार की गतिविधि होती है। जैसे ये एक महासागरीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, और ये महाद्वीपीय प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट है, और ये महासागरीय प्लेट है। ये महासागर है, महासागर, और ये महाद्वीप है, महाद्वीप है। अभी हम बताने वाले हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति यहाँ पे बताएंगे। अब देखो समझ में आएगी कि ये 2 प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है और आपस में एक दूसरे के नजदीक जा रही है। जब नजदीक गई ना, आज नहीं गई थी, ये नजदीक है। तो पहले हमने काल उसमें जो भूगर्भिक स्नेह सारणी देखी थी, जहाँ की जुरासिक युग में पेंजिया का विखंडन हुआ था, उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। और जब
जो प्लायोसीन आया था, कौन सा आया था, सॉरी मायोसीन आया था, उसके अंदर हिमालय की पर्वत की श्रेणी की निर्माण शुरू हो गया था। तो विश्व में और बाकी भी पर्वतों का निर्माण शुरू हो गया था। वो नवीन वाले पर्वत थे जो कि प्लेटों के बीच। अब क्या होता है, देखिए समझिए कि ये दो प्लेट है आपस में एक दूसरे के नजदीक आई, तो हल्की प्लेट थी, वो क्या हो गया, नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी। ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, और ये रहेगी नीचे, और महासागरीय प्लेट है वो नीचे आएगी इसकी, ठीक। ये पहले वाला जो हमने बनाया था वो गलत बन गया था, ये ऐसे बनेगी। अब क्या हुआ, ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट, ये बाहरी है, पहले भी मैंने बताया था ये बाहरी है। तो ये बाहरी है, जब आपस में नजदीक आया। अब देखो इसमें मूवमेंट समझेंगे, अभी पहले इसको समझने से पहले मैं प्लेटों की गति समझते हैं। प्लेटों की गति, अब प्लेटों की गति कितनी प्रकार की हो सकती है। देखो प्लेटों की गति या तो दो आमने सामने लगे आएंगी, टकराएंगी, या जो प्लेट है वो विपरीत दिशा में जाएगी, या फिर दो पैरेलल समांतर गुजरेगी। तीन प्रकार से मूवमेंट होंगे, तो हम इनका नाम देंगे। एक तो होगी अभिसारी गति, दूसरा होगा अपसारी गति, और तीसरा होगा समानांतरण। तीन प्रकार की गति होंगी। अभिसरण होगा, अपसरण होगा और समांतरण होगा आपस में। तो तीन प्रकार की ये गतियां होगी। अब गति तीनों प्रकार की हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखो अभिसरण गति कैसे होगी। अभिसरण गति होगी एक दूसरे के नीचे जाएगी। एक प्लेट है वो इधर जाएगी, दूसरी प्लेट इसके नीचे जाएगी। ये तो हल्की प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट होगी हल्की, ये भारी होगी। अब ये इसके नीचे घुस जाएगी, इसके नीचे घुसेगी तो क्या होगा, आपस में टकराएगी और वो नीचे चली जाएगी। ऐसे जैसे ये नीचे घुसना शुरू होगा तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो नीचे दुर्बलता मंडल से भी नीचे अभिसारित होगा। तो वहां पे ये वाला हिस्सा है ना पिघलना शुरू हो जाएगा, लावा बनेगा इसका। और यहाँ पे टकराया तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऊपर उठेगा। तो फिर यहाँ पे पहाड़ों की यानी पर्वतों का निर्माण होगा। क्या होगा, पर्वतों का निर्माण इधर होगा। देखो जैसे ये अपना मूवमेंट आमने सामने करेगी, जब दोनों प्लेट अभिसारित होगी तो पर्वतों का निर्माण होगा। और ये भारी प्लेट का जो किनारा है वो पिघलेगा, लावा बन जाएगा। दो काम हो गए। तीसरा काम क्या होगा, ये जो लावा बनेगा ये अंदर लावा की मात्रा बढ़ जाएगी तो अंदर दबाव डालेगा। क्या डालेगा, दबाव डालेगा। तो दबाव डालेगा तो ये दबाव जो प्रेशर अंदर क्रिएट होगा वो बाहर किसी न किसी गाड़ी से बाहर निकलेगा। तो थोड़ा सा आगे चल करके यहाँ पर एक दुर्बल एरिया पकड़ेगा और इस एरिया से ये बाहर निकल जाएगा, पहाड़ों के बाहर निकल जाएगा। ये ज्वालामुखी, यहां क्या होगा, ज्वालामुखी क्रियाएं आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार अभिसरण होता है प्लेटों का। ठीक, तो अभी एक मैं चित्र के अंदर और बता देना चाहूंगा कि एक ये इस प्रकार की धरती है और इसमें यहां से इसके अंदर से या इसके आसपास से लावा ऊपर मूवमेंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये जब मजबूत पार्ट है, ये प्लेटें हैं सारी, और ये वाला इधर से मूवमेंट करेगा, इधर मूवमेंट करेगा, इधर। जब इस प्लेटों को टकराएगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। कहां मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ेगा। तो जब ये लावा इधर से टकरा के विपरीत दिशा में जाएगा तो इसको बोलते हैं अपसरण। क्या बोलते हैं, अपसरण। ठीक है, दूसरा यहां से निकला और इधर टकराया, यहां से निकला इधर टकराया, ये भी अपसरण है। लेकिन जब ये दोनों विपरीत दिशा वाले इधर से निकले थे और ये अब फिर आमने सामने आ गया, और ये आमने सामने आ गया तो ये एक दूसरी प्लेटें, ये प्लेट इधर लेके आया और ये वाला इधर लेके आया प्लेट को, तो आपस में टकराया। यानी भारी प्लेट और हल्की प्लेट आपस में टकराई तो भारी प्लेट नीचे दब गई और हल्की प्लेट ऊपर आ गई। ठीक, तो इसको बोलते हैं, इस वाले मूवमेंट को बोलते हैं अभिसरण। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसरण। और कई बार यहाँ पे ये तो 3D नहीं है, 3D के अंदर पता चलेगा कि दो
मूवमेंट करेंगे, ये प्लेटें जब मूवमेंट करेंगी तो एकदम समांतर मूवमेंट करती हैं आपस में, एक इधर से आई एक इधर से आई, ऐसे समांतर कर जाएगी, उसको समांतरण गति बोलते हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा घर्षण आता है और उससे ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादा प्रभाव इससे पड़ता है जब ये एक दूसरे से दूर जाती है, ये वाली प्लेट इधर घसीट के इधर लेके जाती है और ये वाला बल लगा हुआ इधर लेके जाता है, तो इनके बीच में यहाँ पे दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ती है तो फिर इधर से फिर क्या लावा निकलता है और ज्वालामुखी क्रियाएं क्रिएट होती है और ये वाला क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा चौड़ाई हो जाती है तो ये बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इसको तो बोलते हैं अपसरण और इसको बोलते हैं अभिसरण। और वो जो समांतर प्लेटें चलती हैं उसको बोलते हैं समांतरण गति करती हैं ये प्लेटें। अच्छा, इनमें दो शब्द दिए गए थे, एक तो था हॉट पलम, एक था कोल्ड पलम। हॉट पलम उसको बोलते हैं ये ऐसे इधर गया तो आगे जाके ये वापस नीचे बैठेगा, क्योंकि इधर से गर्म होके आगे भूपर पट्टी से टकराया और फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठंडा हुआ और वापस इधर बैठ गया। तो ये जो गर्म वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं हॉट पलम, ये बोलते हैं हॉट पलम। और ये जो वापस नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं कोल्ड पलम। क्या बोलते हैं? कोल्ड पलम बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस प्रकार ये महाद्वीपीय जो हल्की प्लेट है उसके नीचे महासागरीय प्लेट आ गई। आने के बाद निरंतर ये जारी है, जा भी रही है, अभी भी जा रही है। इसलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे ये आगे खिसकती है, मूवमेंट होता है, तो ये पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाती है और साथ ही साथ इसका नीचे वाला हिस्सा पिघलता है, लावा बनता है और फिर कहीं न कहीं प्रेशर डालता है, तो आसपास के कहीं न कहीं क्षेत्र जहाँ पे भूपर पट्टी कमजोर होती है उधर से फाड़ करके बाहर निकल जाता है, ज्वालामुखी आ जाती है। अभी आगे हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी का क्षेत्र पढ़ेंगे, तब बताऊंगा कि कौन सी प्लेट किसके नीचे अभिसारित हो रही है, वो उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हमने यहाँ पे पढ़ा है और इसके मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि हमको भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ना है। ज्वालामुखी इसी तरह से आती है, ज्वालामुखी का कारण यही है, दो प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट एक के नीचे घुस जाती है और लावा पिघल जाता है, ज्वालामुखी आ जाती है। जब एक दूसरे से ये आपस में टकरा के घर्षण होता है तो उसमें झटका जो आता है उससे भूकंप उत्पन्न हो जाता है और वहां पे पृथ्वी के अंदर हलचल मच जाती है। जो प्राकृतिक भूकंप, जो भूकंप के हम प्रकार समझेंगे तब बताएंगे, ये एक प्राकृतिक भूकंप है जो कि दो प्लेटों के अभिसरण से उत्पन्न होता है। तो ये भूकंप है। अब हमने एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली भूकंप और ज्वालामुखी समझने की। क्या कर ली? भूकंप और ज्वालामुखी समझने की हमने एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली। और अभी हम आगे वाला चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो विश्व की जितनी भी प्लेटें हैं इधर डायग्राम बनाया जाएगा और कौन सी प्लेट किसके नीचे अभिसारित हो रही है वो भी उसमें दर्शाया जाएगा। उसके बाद कहां कहां पे भूकंप आ रहे हैं, कौन कौन क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही है, वर्तमान में भी हो रही है और पहले हुई थी, और वो अध्ययन हम ज्वालामुखी का प्रकार जब पढ़ेंगे उसमें करेंगे। तो वो फिर हम आगे वाला जो हमारा क्लास होगा वो निश्चित रूप से भूकंप और ज्वालामुखी के ऊपर होगा। भूकंप का कारण क्या है वो पढ़ेंगे और ज्वालामुखी का कारण क्या है वो पढ़ेंगे। भूकंप के प्रकार कितने वो पढ़ेंगे और ज्वालामुखी के प्रकार कितने वो पढ़ेंगे और ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा के प्रकार पढ़ेंगे और ज्वालामुखी के निकलने वाले लावे से लाभ और हानि के बारे में भी आगे वाले सेशनों में हम अध्ययन करेंगे। आज हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा और वो जो निर्धारित आपका जो लक्ष्य है ना उसको प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी और साथ साथ में मुझे भी मोटिवेशन समय पे आपका मिलता रहेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।